हेलो दोस्तों, मैं अमृता आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज हम लोग राजनीति विज्ञान से अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं हैं। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं? इस पर 2 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आप लोग ये जो कोलाज बने हुए हैं, इनमें से आप जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स निकाल के और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, और कुछ लोगों के साथ आप समूह में चर्चा कीजिए, फिर उनकी राय को भी आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। यहाँ देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? चलिए पढ़ते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। तो आप स्तंभ जो दिया गया है इसके बाद आप इसको सही मानते हैं या नहीं, तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा इसको बताइए कि कितना आप लोग सही मानते हो, कितना गलत मानते हो। ठीक है। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ये देखिए, यहाँ सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जो लोग सरकारी हॉस्पिटल जाते होंगे उनको इसकी कहानी बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना वेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके घंटों लाइन लगनी होती है, तब जाके नंबर आता है। हर जगह, चाहे वो दवाई के लिए हो, पर्ची बनाने के लिए हो या फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए हो, हर जगह लाइन लगनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग हाकिम शेख की कहानी पढ़ते हैं। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए, कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? बिल्कुल हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आप उनको क्या कहेंगे। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकचका दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है।
डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भाड़ भड़क्का हो रहा था। इसे वायरल हुआ है लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, आप लोग अपने अनुभवों को शेयर करना है कमेंट्स के द्वारा। आप जब भी बीमार होते हैं तो आप लोग कौन से हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे कैसे आपके साथ ट्रीट किया जाता है, उन सबको आप हमें बताइए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। इसको भी आप कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके से वो सही से काम कर सकते हैं जिससे आम जनता परेशान ना हो, उन्हें घंटों लाइन में लगना ना पड़े। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। आप प्लीज़ इनके आंसर्स को हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए और अपने अनुभवों को हमें शेयर कीजिए। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं।
इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य किसी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। और यहाँ पे हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, सरकार को हमें टैक्स क्यों देना चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। यहाँ पे देखिए, गाँव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर है, और यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यहाँ पे देखिए, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभवों से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत सी विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। यहाँ पे देखिए, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा है। और यहाँ पे आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में
केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। यहाँ पे देखिए, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। इसी में डॉक्टर्स भी होंगे, दवाई भी होगा, सब कुछ जो भी ट्रीटमेंट का सामान होता है वो रहता है और ग्रामीण इलाकों में ही आता है और लोग एक कैंप लगाते हैं, उस तरीके से सबका इलाज करते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ देखिए, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। यहाँ देखिए, आप ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। यहाँ पे कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों को खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं।
जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे एक बार दोबारा से पढ़िए, समझिए और इसके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर जो हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। और यहाँ पे देखिए, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो आप हमें बताइए कमेंट्स के द्वारा इसके क्वेश्चन के आंसरों को, और मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।